गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, आप लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। आज 19th लेक्चर लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कल 18th लेक्चर हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना करके भेजा है। आज उनमें से हम कुछ बच्चों के नाम ऐसे भी लेंगे जो होमवर्क इधर पिछले कुछ दिनों से नहीं भेज रहे हैं। ये गलत बात है। देखिए, होमवर्क भेजिए, बहुत मेहनत लगता है और आप जानते हैं हमें भी और आपको भी, इसलिए हम चाहेंगे कि आप होमवर्क बना करके भेजें ताकि आपको बेनिफिट हो इसका क्लास का। तो कल के होमवर्क को भली भांति बनाकर भेजने वालों के नाम जिन्होंने होमवर्क भेजा है 10 सेक्शन ए से मिस्टर हर्ष कुमार, विवेक, अनुप्रिया, ग्रेसी, किरण, अनामिका, अमरजीत, आरब, अन्नू, अनुश्री, सुमन, श्रेया, प्रियांशु, कोमल, राजहंस, किरण, चंदा, जयकांत, सुमित, राजन और शिवम। 10B से प्रीति, विश्वजीत, सुरुचि, निखिल, लवली, खुशी, पीयूष, जागृति, अंकित, नेहा, अंशु, शिल्पी, आंचल, रजनीश, सोहल, सर्वेश, प्रियांशु, चंदन, अमन फर्स्ट, अंकित सेकेंड, राम कुबेर। 10 सेक्शन सी से जिन्होंने होमवर्क भेजा है विशाल, पीयूष, मनीषा, काजल, सृष्टि, सागर सेकेंड, नंदनी, कोमल, आयुष, साक्षी, ज्योति और सागर फर्स्ट। और 10 सेक्शन डी से कुमकुम, लक्ष्मी, रमेश और खुशी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से इसमें हो सकता है एक आध नाम छूट जाए, वो मोबाइल में बहुत पीछे भी चला जाता है तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप यदि आप नाम भेज देंगे तो मैं अपने लिस्ट में ऐड कर लूँगा। चलिए, लेकिन हाँ, मैंने प्रयास किया है कि किसी का नाम नहीं छूटे, लेकिन बाय चांस ऐसा हो सकता है। चलिए, अब कुछ बच्चों के नाम, सबों का तो नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के मैं नाम लूँगा जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है। 10 सेक्शन ए से शिवानी, बादल, मोनल, बादल गोस्वामी। चलिए, बादल गोस्वामी ने तो मैसेज किया था कि सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, कोई बात नहीं। सौरभ, अविनाश, राज, अर्जुन, टाइगर और आदर्श। ज़्यादा है, इतने बच्चों ने ए से नहीं भेजा है। ये प्रायः भेजा करते हैं, इसलिए मैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि होमवर्क आप रेगुलर बेसिस पर भेजा करें। 10 सेक्शन बी से जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है सुगंधी, हर्षकांत, अभिषेक और अमन सेकेंड। 10 सेक्शन सी से रिमी, क्रिस, दीपशिखा, ललन, रोहित और मोनिका। 10 सेक्शन डी से आदित्य, शिल्पी, सोनाली। तो आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है तो भेजने का प्रयास कीजिए, है ना, इससे आप ही को फायदा होगा। चलिए, तो अब हम लोग जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 3.6 हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब हम ये देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी है, उस पर हम लोग थोड़ा पढ़ लें। उसके बाद आपको हम आज होमवर्क दे देंगे और कल हमारा वादा रहा आपसे कि कल हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो आज जो है हम लोग उसी चैप्टर का थोड़ा निचोड़ देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अब एक सवाल आपके बीच यहाँ है। 243 रुपये को ऐसे 3 भागों में बांटें कि पहले भाग का आधा, दूसरे का तिहाई एवं तीसरे का चौथाई परस्पर बराबर हो। देखिए, आप पूरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना आपने पढ़ा, जितना बुक में है उतना ही हम बना पाए, उसके अलावे कुछ नहीं बना पाए, तब तो सोचिए कि आपका पढ़ना व्यर्थ हो गया, है ना। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि उस टाइप का दूसरा सवाल आ जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वही सवाल आएगा। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ये आपके हित में रहेगा। तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। देखिए, एक और सूचना आपको लोगों को हम दे दें कि सैटरडे को टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा, दूसरा ऑनलाइन टेस्ट। पहला टेस्ट एक बार लिए थे हम लोग और उसमें रिजल्ट की घोषणा भी किए थे, टॉप 10 भी बताए थे।
तो आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरा टेस्ट मैथ का ही होगा सैटरडे को, इस वीक में, इस वीकेंड पर सैटरडे को होगा। टाइम वही सुबह का ही रहेगा, 8 बजे आपके मोबाइल पर क्वेश्चन पहुंचेगा और उसी तरह से आपको बना के भेजना है। विस्तृत जानकारी आपको हम टेस्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में देंगे, है ना। अभी केवल जान लीजिए कि टेस्ट होने वाला है सैटरडे को 50 मार्क्स का मैथ का, बाकी सूचना हम दे देंगे आपको कहाँ से कहाँ तक का होगा। यही जितना पढ़ाई हो रहा है बस यही होगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में भिड़ जाइए। और ऐसा नहीं कि केवल जो किताब का क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं वही देंगे, उस टाइप का दूसरा भी दे सकते हैं, नाम बदल देंगे। आफ्ताब के जगह मोहन कर सकते हैं, 2 वर्ष बड़ा की जगह हम 4 वर्ष बड़ा कर देंगे, 2 गुनी की जगह 5 गुनी कर सकते हैं। तो वो सब आपको खुद से थोड़ा चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि जो किताब में है हम हूबहू वही देंगे, ऐसा नहीं। देखिए, तो एक सवाल है आपके बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 243 रुपया को ऐसे 3 भागों में बांटें कि पहले भाग का आधा, दूसरे का तिहाई, हम तीसरे का चौथाई परस्पर बराबर है। तो तीनों भाग निकालना है हम लोग को, है 3 भाग में बांटें। माना तीनों भाग क्रमशः x, y एवं z है। देखिए 3 भाग है तो तीनों 3 संख्या मानना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, 243 रुपया है, इसको 3 बच्चों में बांटना है। मान लीजिए आप ही के पास है 243 रुपीज, इसको 3 लड़कों में ऐसा बांटना है कि पहले लड़के का जो आधा और दूसरे का 1/3, तिहाई माने 1/3, और तीसरे का 1/4 आपस में बराबर होना चाहिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 243 रुपया को, ठीक है। तो मान लिया कि 243 रुपया का तीनों भाग क्रमशः x, y एवं z है, इसलिए x + y + z बराबर 243। पहला तो यही हो गया, तीनों भाग मिला के 243 होना चाहिए। मान लीजिए एक लड़का का हिस्सा है x, दूसरे का y, तीसरे का z, तो तीनों मिला के 243 रुपया ना है, इसी को ना बांटना है, मतलब तीनों का मिला के 243 रुपया बांटना है। तो x + y + z बराबर 243। अब देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही करना है। पहले भाग का आधा, पहला भाग क्या हो गया, यही जिसको पहले माने हैं ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग जिसको बाद सेकंड में माने हैं वो दूसरा भाग हो गया, और जिसको अंत में माने हैं वो तीसरा भाग हो गया। तो क्या कह रहा है कि पहले भाग का आधा, आधा माने 2 से भाग देना होगा। किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 रुपया है, उसको आधा, उसका आधा कितना होगा कोई पूछ दिया, तो क्या करेंगे, उसके रुपया में 2 से भाग देंगे। उसका 1/3 कितना होगा, तो उसमें 50 में 3 से भाग देंगे। उसका 1/4 कितना होगा, तो उसमें 4 से भाग देंगे। तो वही चीज कह रहा है कि पहले भाग का आधा, तो पहला भाग क्या माने हैं x, इसका आधा, दूसरे भाग का तिहाई मतलब y/3 है ना, और तीसरे का चौथाई, तीसरा कितना माने हैं z, तो इसका चौथाई तो z/4। क्या कर रहा है, तीनों आपस में बराबर है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज से 5-6 साल पहले ये सवाल आउट रहता था, हर साल लगभग आप देखेंगे 5 साल पहले का क्वेश्चन बैंक उल्टा करके, तो बहुत बार आया था ये सवाल, जबकि बुक का नहीं था फिर भी आया था। तो क्या कह रहा है कि पहले भाग का आधा, तो पहले भाग माने x को माने हैं तो x का आधा x/2, दूसरे का तिहाई तो दूसरा भाग y है, y का तिहाई y/3, और तीसरे का चौथाई तो y/4। बहुत बच्चा सोचेगा सर तीसरे का चौथाई तो z/4 होगा ना, नहीं, चौथाई और चौगुना दोनों में अंतर है। किसी का चौथाई कहा जाए, क्या कहा जाए, चौथाई मतलब उस संख्या में 4 से भाग देना होगा। हाँ, चौगुना कहा जाए, दोनों में अंतर है, समझ लीजिए। चौगुना तब क्या करेंगे, उसमें 4 से गुना करते,
उसी तरह तिहाई और तिगुना में भी अंतर है। तिहाई कहेगा तो 3 से भाग देना पड़ता है, और तिगुना कहेगा तो 3 से गुना करना पड़ता है, तो दोनों में डिफरेंस है। उसी तरह आधा, आधा कहेगा तो 2 से भाग देना होगा, और दुगुना कहेगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई, तिहाई या 1 तिहाई जो बोलिए, और तीसरे का चौथाई आपस में बराबर है, तो तीनों को बराबर कह रहा है सवाल, तो हम भी तीनों को बराबर लिख दिए हैं। अब देखिए बस इतना ही चीज दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इतना बराबर हम लोग स्मॉल के मान लेते हैं, स्मॉल क्या कर लेते हैं, के, कुछ भी हम बराबर के मान लिए या कुछ भी मान लिए, एक्स वाई जेड को छोड़ के ए, स्मॉल ए मान सकते हैं, कुछ भी मान लिए। अब देखिए जब 1 2 3, 3 तो पहले से सवाल में ही बराबर बोला था, बराबर चौथा हम अपने मन से मान लिए बराबर के, है ना, मान सकते हैं ऐसा हम लोग। तो एक बार इसको और इसको लेके चलिए, चारों आपस में बराबर हो गया, यह भी इसके बराबर, 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 यह भी इसके, सब एक दूसरे के बराबर है। तो हम पहला नंबर और चौथा नंबर को लेके चलते हैं। तो के के नीचे बाय 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करते हैं, x गुना 1, 2 गुना के 2k हो गया, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको तो 1 छोड़िए, इक्वेशन नहीं भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, हटाइए। तो x बराबर 2k हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। जब इसको और इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, मने मन सोचिए, इतना करने का फिर से दोबारा जरूरत नहीं है। ये सिमिलरली बहुत काम का वर्ड है, यदि आप सिमिलरली लिख दिए तो फिर दोबारा ये y/3 बराबर के ये दिखाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y बराबर 3 को k से गुना हो जाएगा, 3k हो गया, है ना। एंड z बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको इसको मने मन लेके चलिए, z/4 बराबर k, इसी तरह से सेम जैसे यहां लेके चले थे, तो z बराबर हो जाएगा 4k, है ना। अब देखिए, अब आएगा मजा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलिए, फर्स्ट को उतार लीजिए पहले, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 243। तो x का मान 2k प्लस y का मान 3k। देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, आप स्मॉल के माने हैं यदि, तो सब जगह स्मॉल के ही लिखिएगा, कैपिटल के माने हैं तो सब जगह कैपिटल के लिखिएगा। ऐसा नहीं कि मान लिए स्मॉल और लिखना शुरू कर दिए कैपिटल, ऐसा नहीं कीजिएगा। z का मान कितना निकला है, 4k इक्वल टू कितना, 243। अब देखिए, तो 4 3 7 और 2 9 के बराबर कितना, 243। 9k इक्वल टू 243, तो k इक्वल टू हो गया 243/9, 9 से कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 6 बचा 63, 27 बार में कट गया, इसलिए k इक्वल टू कितना हो गया, 27। देखिए k का मान निकाल लिए, k का मान जब निकाल लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों निकाल लेंगे, है ना। मान लीजिए नीचे आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप समझ जाइए, 9 गुना में है, उधर गया भाग में, 9 से भाग दिए 27 हो गया। अब आ जाइए, हाँ, इसलिए पहला भाग x माने हैं हम लोग, और x बराबर कितना k है, 2k, 2k 2 इंटू k का मान कितना निकला, 27। तो 27 गुना 2 54, पहला भाग हो गया 54, है ना।
दूसरा भाग किसको माने हैं? y को माने हैं। x y z पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और y बराबर कितना निकला है? 3k। 3k मतलब 3 गुना k का मान 27। 27 को जब 3 से आप गुना कीजिएगा 81, है ना। और अंत में तीसरा भाग z बराबर कितना के? 4k, है ना। 4 गुना k का मान 27। 27 को 4 से गुना कीजिएगा 108 हो गया आंसर। अतः करके लिख देंगे, अतः तीनों भाग क्रमशः कितना कितना हुआ? 54 रुपया। देखिए रुपया है ना यहाँ पर सवाल में, तो आप भी आंसर में रुपया लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। 54 रुपया। दूसरा भाग कितना हो गया? 81 रुपया। एवं तीसरा भाग कितना है? 108 रुपया है ना। अतः आप जोड़ के देखिएगा ना तो तीनों मिला के 243 ही होगा। आप चाहें तो जोड़ के देख सकते हैं। एक लड़का को 54 रुपया मिला, एक को 81 रुपया मिला और तीसरे को 108 रुपया मिला। देखिए आप चाहें तो अपना आंसर जांच भी कर सकते हैं कि तीनों मिला के 243 हो रहा है कि नहीं, तो तीनों जोड़िएगा तो 243 पक्का होगा। दूसरा क्या कह रहा था कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई बराबर है या नहीं, करके देखिएगा, बिल्कुल बराबर होगा। पहले का आधा कैसे निकालिएगा? 2 से भाग देके 27 होगा। इसका तिहाई कैसे निकालिएगा? 3 से भाग देके, 81 में 3 से भाग दिए 27, वो भी 27, इसका आधा भी 27 है, इसका चौथाई भी 27। देखिए बराबर है ना। सवाल में यही कह रहा था कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई एवं तीसरे भाग का चौथाई बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया। और तीनों भाग मिला के कितना होना चाहिए? 243, 243। यही आंसर हो गया। सवाल लिख लीजिएगा बोर्ड पर से, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उतार सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल था एग्जाम्पल का 19 नंबर, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट करके बोला था कि सर इस सवाल को थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, ऐसे मैंने कल एक विवेक कुमार जो 10A का स्टूडेंट है उसकी कॉपी सबों को भेज दिया था मैंने, उससे बहुत हद तक हेल्प मिला होगा और इसलिए मैं भेज देता हूँ। हिंदी का भी जो नोट्स था वो भी मैंने फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया था ताकि उससे आपको कुछ सहायता मिल जाए। तो अवश्य सहायता लें उससे, है ना। सहायता लेने के लिए ही भेजा जाता है। जो मैथ बना भी लिए हैं एक बार आंसर ज़रूर मिला लें, है ना, इससे आपको हो जाएगा चलिए मेरा सही है, खैर कोई बात नहीं। तो एक सवाल इसके बारे में क्वेरी थी, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ये सवाल में दिक्कत है। तो देखिए सवाल क्या है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 10, देखिए एक अनुकूल और प्रतिकूल वाला बात है। कल मैंने जस्ट इसी टाइप का एक सवाल बताया था कि जब धारा के अनुकूल कोई भी चीज़ चले, चाहे तैरे आदमी या नाव चले या कुछ भी बहे, जब धारा के साथ अनुकूल मनत साथ तो दोनों जुट जाता है, और जब धारा के विपरीत होता है तो उस चीज़ में धारा का चाल घट जाता है, माइनस हो जाता है। तो वो यहाँ भी यूज होगा। तो यहाँ नाव का चर्चा है, तो मान लिया कि स्थिर जल में पानी, यहाँ स्थिर पानी में नाव का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जब भी मानेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे। और धारा की चाल कितना मान लिए? y किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम सवाल नहीं पढ़े हैं, अभी केवल ऐसे। चलिए, इसलिए धारा के अनुकूल नाव की चाल, शांत जल में कितना चाल है नाव का? x, और जब वो धारा के अनुकूल जाएगी
तो दोनों जुट जाएगा। हम कल बहुत विस्तृत समझाए थे इस पर। एवं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी, है ना। जब धारा के विपरीत दिशा में कोई भी चीज तैरता है या बहता है तो उसके चाल में धारा का चाल घट जाता है। या आप साइकिल भी चलाते हैं पानी हवा के विपरीत दिशा में तो आपका चाल घट जाता है, और जब हवा के दिशा में अनुकूल चलाते हैं तो आपका चाल बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ दोनों ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक वही फंडा यहाँ भी है। तो कल वाला भी देख लीजिएगा ये सवाल, तो फिर और क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। चलिए तो पहला अब सवाल को गौर से पढ़िए। 10 घंटे में क्या क्या होता है? अनुकूल नहीं, पहले प्रतिकूल दिया हुआ है। प्रतिकूल वो बहती है कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर नाव जाती है, ठीक है। एवं अनुकूल 44 किलोमीटर, कितना देर में? 10 घंटे में। तो एक इक्वेशन इससे बना लेंगे हम लोग, है ना। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि 13 घंटे में प्रतिकूल कितना जाती है? 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है, एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ठीक है। बस देखिए अब कैसे इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इस पर हम लोग काम करते हैं। 10 घंटे में नाव प्रतिकूल भी 30 किलोमीटर चलता है और अनुकूल, मतलब दोनों मिला के 10 घंटा लगता है। समझिए यहां पर 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में एवं 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में 10 घंटा लगता है। तो देखिए प्रश्न से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्रतिकूल कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूरी कितना? 30 बटे चाल। तो प्रतिकूल जब जाएगा तो प्रतिकूल में उसका चाल कितना है? x माइनस वाई। मतलब कितना समय लगेगा? 30/x माइनस वाई समय लगेगा, ठीक है। और अनुकूल कितना किलोमीटर जा रही है? 44 किलोमीटर। तो आप सोचिए मने मन रफ में कीजिए कि 44 किलोमीटर जब वो धारा के अनुकूल वो नाव जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 44 अब बटे चाल। अनुकूल में उसका चाल कितना हो जाता है नाव का? x प्लस वाई, उससे भाग देंगे। और दोनों मिला के कितना समय लगता है? 10 घंटा। तो दोनों ऐड करके बराबर 10 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए कितना मजेदार था, एक इक्वेशन बन गया। फिर से समझिए इसको। पहला कंडीशन में क्या बोल रहा था कि 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, मतलब दोनों मिला के 10 घंटा लगता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों में अलग अलग, नहीं, अलग अलग नहीं। देखिए तो 30 किलोमीटर नाव को जब प्रतिकूल जाएगी, धारा के प्रतिकूल जाएगी, तो कितना समय लगेगा? तो रफ में लिखिएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना? 30 किलोमीटर और प्रतिकूल का चाल कितना? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई भाग देंगे तो इतना समय लगा। और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा? तो दूरी बटे चाल, दूरी 44 और चाल x प्लस वाई, और दोनों मिला के कितना समय लगा? तो 10 घंटा। एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए पुनः प्रश्न से अब दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। 13 घंटा में वो क्या क्या कर सकती है? दो काम कर सकती है। पहला 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जा सकती है। 40 किलोमीटर प्रतिकूल
तो बताइए 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में उसको कितना समय लगेगा ये नहीं मालूम है, और 55 किलोमीटर जाने में भी कितना समय लगेगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन दोनों मिला के 13 घंटा लगेगा ये मालूम है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर जाने में उसको समय लगेगा, दूरी 40 किलोमीटर हो गया बटे चाल, प्रतिकूल की स्थिति में चाल कितना होता है x माइनस वाई, है ना। और अब देखिए ये तो इसका हो गया। अब 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो 55 हो गया दूरी बटा चाल, अनुकूल में उसका चाल कितना है x प्लस वाई, तो अनुकूल जाने में इतना समय और प्रतिकूल जाने में इतना समय, और दोनों मिला के कितना समय 13 घंटा। देखिए दूसरा इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब आप लोग इसको बारी बारी से चलेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, है ना। और पहला काम होगा रैखिक समीकरण युग्म में बदलना। अब देखिए 3.6 आपने पढ़ा है अच्छे से, कैसे रैखिक समीकरण युग्म में तब्दील करते हैं वो आप जानते हैं। दोनों से बारी बारी से चलेंगे, इक्वेशन 3 और 4 बनेगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 30 बाय x माइनस वाई प्लस 44 बाय x प्लस वाई, अब बराबर कितना 10। देखियो 30 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 30 गुना कितना 1 बाई एक्स माइनस वाई, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 44, अब बराबर कितना 10। अब देखिए मान लीजिए लेट 1 बाय एक्स प्लस वाई बराबर a, और किसी को पहले माइनस है तो चलिए इसी को मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस को भी मान लिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1 बाय एक्स प्लस वाई बराबर b, तो क्या हो जाएगा 30, इसको x मान लिए हैं या a मान लिए हैं सॉरी, तो 30a हो गया, प्लस 44 1 बाय एक्स प्लस वाई को b मान लिए हैं तो इतना b हो गया, है ना। अब बराबर 10, इक्वेशन नंबर 3। चाहे तो 2 कॉमन लेकर के उड़ा भी सकते हैं उस पार ले जा करके, आप हल्का बनाने के लिए नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए जैसे समीकरण 1 से गाड़ी स्टार्ट किए, इसको क्या लिख दिए 30 गुना 1 बाय एक्स माइनस वाई, उसी तरह समीकरण 2 से गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, इसको लिखिएगा 40 बाय 1 माइनस एक्स, 40 गुना 1 बाय एक्स माइनस वाई, इसको लिखिएगा 55 गुना 1 बाय एक्स प्लस वाई, और माना हुआ है ही, इसके जगह पर a रख दीजिएगा, इसके जगह पर b रख दीजिएगा, है ना। और उसके बाद समीकरण 4 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब दोनों 3 और 4 से a b का मान निकाल लीजिएगा। चलिए आगे अब आप लोग देखिए कि हम लोग इक्वेशन 2 से चलेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को उतार लिए पहले, यहाँ पर 40 बाय एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं 40 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं 55 गुना 1 बाय एक्स प्लस वाई, और 1 बाय एक्स माइनस वाई के स्थान पर a और 1 बाय एक्स प्लस वाई के स्थान पर b, जो माने हैं वो रख दिए। उसके बाद बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 से विलोपन विधि से a और b का मान निकाल रहे हैं, तो क्या किए इक्वेशन 3 को 4 से गुना किए और 4 को 3 से गुना किए। 3 कौन सा है, वो जो यहाँ पर आया था, अभी मैंने जो मिटा दिया, आप लोग वीडियो रोक के या पॉज करके या जैसे भी होगा उसको स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे, उतार लेंगे या खुद से बना लेंगे। इसको 4 से इसको 3 से गुना करके घटा दिए, a वाला टर्म कट गया, 176 b में 165 b चला गया, 11 b, 40 में 39 गया 1, तो b बराबर हो गया 1 बाय 11। अब b का मान समीकरण 3 में रख दिए तो
बी का मान जैसे रखे 1/11, 11 से 44 कट गया 4 बार में, +4 उधर गया -4, करते करते ए का मान आ गया 1/5। अब देखिए क्या माने थे, 1/x - y = a का मान 1/5 रखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, समीकरण नंबर 5 आ गया, x - y = 5। और जब b का मान रखे तो इक्वेशन नंबर 6 आ गया, x + y = 11। अब देखिए ये सेम सवाल है, 1 का 7 नंबर जो सवाल आपने बनाया या 1 का 8 नंबर जो सवाल आपने बनाया, जस्ट वही सवाल है। उसमें भी 6 समीकरण तक आया था, इसमें भी 6 समीकरण तक आया 6 समीकरण आ गया। इक्वेशन नंबर 5 x - y = 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब x उस दोनों फिर विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, कहानी खत्म। चलिए अब देखिए ये आपके सामने ये सवाल कंप्लीट हो गया। इक्वेशन नंबर 5 और 6 आपके सामने रेडी था। हम लोग 5 और 6 से विलोपन विधि से चले, दोनों को जोड़ दिए, y कट गया, 2x का मान निकल गया। x का मान समीकरण 5 या 6 किसी में भी रख दीजिएगा आप, y का मान निकल जाएगा। x हो गया स्थिर पानी में नाव की चाल जो हम माने थे, और y हो गया धारा की चाल। तो 8 हो गया नाव की चाल स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मात्रक लिखना बहुत ही आवश्यक है। और धारा की चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया। चलिए आज बहुत लंबा क्लास नहीं लेंगे, चैप्टर समाप्त हो चुका है। यूं ही हम एक सवाल बता दिए आपको, चलिए वो कुछ इंपॉर्टेंट लगा हमको, नज़र पड़ गया था। और आपका पर्सनल यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम ध्यान रखिएगा, मैंने कह दिया है सैटरडे को जो भी डेट पड़े, सैटरडे शनिवार को सुबह में 8 बजे आप लोग का टेस्ट होगा। तैयार रहिएगा, मैथ का तैयारी करते रहिए, पूरा 3.1 से लेकर के 3.6 तक का विथ एग्जाम्पल हर चैप्टर। तो अब चलिए बारी है होमवर्क की। होमवर्क में बस एक चैप्टर का फेयर बाकी है, उसको आप लोग कर लीजिए, काम खत्म। अंत भला सो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, है ना, अंतिम अच्छा होना चाहिए। तो इस चैप्टर का ये इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये अंतिम चैप्टर है। उसके बाद वो ऐच्छिक है 3.7, इसलिए उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में समय मिलेगा तो 3.6 का कल फेयर आपको भेजना है विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण का भी फेयर कर लेना है जो भी 4 सवाल है एग्जाम्पल में, और एक्सरसाइज का भी फेयर कर लेना है। और फेयर में क्वेश्चन भी उतारिए, बस क्वेश्चन अलग कलर से उतारिए, आंसर अलग से उतारिए। क्वेश्चन आप रेड से या ब्लैक से लिखिए, दोनों में किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। और आंसर जो बनाइए उसका सॉल्यूशन यू ब्लू से बनाइए, है ना, कलर चेंज कर दीजिएगा ताकि पता चले ये क्वेश्चन है ये आंसर है। तो आपको ये होमवर्क रहा, 3.6 का फेयर भेजिए विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित, आज शाम तक जितना जल्द हो सके, लास्ट टाइम 7 बजे तक भेजने का प्रयास कीजिए। और कल हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो कल के लिए तैयार रहिए। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग संबंधी रिगार्डिंग आपको वर्क हो तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ प्रमोद सर उपस्थित रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। चलिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, सबों का ख्याल रखिए, बड़े छोटों का सबों का अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।